आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस की 5000 मिसाइलें वेनेजुएला में तैनात, अमेरिका से जंग मुमकिन, मादुरो ने कहा गिराएंगे अमेरिका के जहाज। रूस का न्यूक्लियर पावर शो, जमीन, हवा और समंदर में एक साथ मिसाइलें दागी। रूसी बॉम्बर्स के सामने आए नेटो के फाइटर जेट्स, टेंशन हाई। गजा से निकल रहे इस्राएली फौजी, जिस गेट से घुसे थे हमास के लड़ाके, उसी से आईडीएफ ने की वापसी। और इस्राएल ने लेबनान को फिर दहलाया, हिजबुल्लाह के गढ़ पर की कारपेट बॉम्बे। बहुत कुछ है इन हेडलाइंस के अलावा भी इस वीडियो में। अबू हमजा के बारे में खबर है और खबर है आपको जागरूक करने के बारे में भी, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खैर, शुरुआत करते हैं। अमेरिका के खिलाफ 5000 मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन कहां? तो जवाब है वेनेजुएला में। जी, अमेरिकी धौंस के जवाब में रूस की 5000 मिसाइलें तैयार हैं। कारकस से बड़ी खबर है दोस्तों। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने कैरिबियन में अपनी जंगी हरकतें नहीं रोकी तो उसके पास रूस में बनी 5000 इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं और हर मिसाइल अपनी जगह पर तैनात है। ये मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, क्या खूबियां हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मादुरो ने कहा हमारे पास मौजूद कम से कम 5000 मिसाइलें हर एयर डिफेंस पोजीशन से अमन की हिफाजत करेंगी। लेकिन असल बात यह है दोस्तों कि अमेरिका इस वक्त कैरिबियन में अपनी फौजें बढ़ा रहा है। जहाज, जंगी जहाज, सबमरीन, यहां तक कि F-35 स्क्वाड्रन तक पहुंचा दी गई है अमेरिका की तरफ से कैरिबियन में। और बहाना वही पुराना, ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन, ड्रग्स कार्टेल को तबाह कर देंगे। मादुरो ने इस चाल को हमले की तैयारी बताया है। कहा है कि ट्रंप अमन के नाम पर हमारी सरकार गिराने निकले। मादुरो को ट्रंप पसंद नहीं करते। रूसी मिसाइलें अब वेनेजुएला की फौजी ड्रिल्स का हिस्सा हैं, यानी अमेरिका की हर मूवमेंट का जवाब तय है। लैटिन अमेरिका में इस ऐलान ने सियासी हलचल और गुस्से की नई लहर खड़ी कर दी है। नतीजा यह है कि कैरिबियन के आसमान पर अब वेनेजुएला ने साफ इशारा दे दिया है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो जवाब रूसी बारूद से मिलेगा। रूस की इग्ला एस मिसाइलें छोटी मगर जानलेवा हथियार हैं। अब जरा समझ लीजिए दोस्तों, वेनेजुएला के मादुरो जिन 5000 मिसाइलों का जिक्र कर रहे हैं वो कोई आम हथियार नहीं, वो हैं क्या समझिए। ये है रूस में बनी इग्ला एस मिसाइलें। ये शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स हैं, जो हवा में उड़ते जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को पल भर में गिरा सकती हैं। अब इनकी टारगेटिंग और रेंज भी समझ लीजिए। ये मिसाइलें 6 किलोमीटर तक की दूरी और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक को टारगेट करके गिरा सकती हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को। ये नीचे इतनी दूरी में गिरा सकती हैं, 3.5 किलोमीटर ऊंचाई और 6 किलोमीटर, ऐसे करके डिस्टेंस देख लें, कवर कर लें। इन्हें सिपाही अपने कंधे से दाग सकता है, यानी किसी बड़े लॉन्चर या गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबी रेंज की तो मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन अगर लो एल्टीट्यूड पर कोई उड़ रहा है तो उसे गिरा देंगे। इनकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी कमाल है। इग्ला एस मिसाइल में इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम लगा होता है, जो टारगेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पकड़कर सीधा निशाना साधता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड होता है, यानी धमाके के साथ ये उड़ते हुए दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर देता है। पुराने मॉडलों के मुकाबले इसमें काउंटर मेजर्स, जैसे फाइटर जेट से निकलने वाले फ्लेयर जो पीछे से निकलते हैं, मिसाइल जो पीछा कर रही है उसको बरगलाने के लिए, उन फ्लेयर्स के खिलाफ ज़्यादा मजबूत सिक्योरिटी है इस मिसाइल में, जिससे दुश्मन अगर बचने की कोशिश भी करे तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे सिस्टम का वजन 20 किलो से भी कम है, यानी कोई भी जवान इसे उठाकर किसी भी पहाड़ी या जंगल में चला जा सकता है, ऊंचाई पर या फिर छुपी हुई जगह पर। मतलब साफ है, ये मिसाइलें छोटे पैमाने पर भी बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को घुटने टिकवा सकती है। यानी मादुरो का दावा सिर्फ दिखावे का नहीं है। अगर अमेरिका वाकई आगे बढ़ा तो कैरिबियन के आसमान में ये इग्ला एस मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। ये मिसाइलें अगर गजा में इस्तेमाल हो रही होती तो इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होती, हालांकि वहां नहीं थी। रूस ने दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर का जबरदस्त नजारा दिखा दिया है।
अमेरिका की पाबंदियों और बेरुखी के बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की निगरानी में रूस ने जमीन, हवा और समंदर में मिसाइल ड्रिल्स की, जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBM भी शामिल थी, जो सीधे यूएस टेरिटरी यानी कि अमेरिका के इलाकों तक मार कर सकती है, इतनी दूर तक जा सकती है। ये एक न्यूक्लियर ड्रिल थी। तैयारी दिखाई है रशिया ने अपनी, और ताकत भी दिखाई है। क्रेमलिन की तरफ से जारी वीडियो में रशियन आर्मी के जनरल स्टाफ के चीफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव पुतिन को रिपोर्ट देते नजर आए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उसके Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बमवर्षक उन्होंने बाल्टिक सी के ऊपर उड़ान भरी और उनका सामना नेटो के फाइटर जेट से हुआ। ये ड्रिल उस वक्त हुई जब नेटो भी अपनी न्यूक्लियर डेटोनेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है, यानी दोनों तरफ से मैसेज साफ है। अगर डिप्लोमेसी पीछे हटी तो अगला जवाब जमीन से नहीं, मिसाइल की बौछार से आएगा। इधर यूक्रेन ने 100 ग्रिपेन फाइटर जेट्स की डील फाइनल की है, अपने बचाव को मजबूत करने और रूस को सीधा जवाब देने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत अहम मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप का कहना है कि अब रूस से बात करने का कोई फायदा नहीं, और अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कुछ बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। रूस का मूड खराब है, लिहाजा साफ है कि पुतिन अब अपनी न्यूक्लियर ड्रिल और ICBM के टेस्ट से यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे सब्र का पैमाना छलक गया तो उसकी छींटें तुम्हारे आंगन तक भी पहुंच सकती हैं, लिहाजा जरा ध्यान से। कुछ तस्वीरें देख लीजिए, ये आज की तस्वीर हैं। इसराइल की खबर छापने वाले विविड ने लिखा है, ये लिखते हैं कि वाओ यस IDF सोल्जर्स ब्रॉट अ तोरा स्क्रॉल फ्रॉम द सेम फेंस वेयर हमास टेररिस्ट invaded Israel on 7th of October while singing the eternal nation is not afraid of a long journey। ठीक है, ये गाते बजाते जो आ रहे हैं ये इस्राएली सिपाही हैं, और ये उसी गेट से आ रहे हैं आज 23 अक्टूबर को, जिस गेट से ये गज़ा से फ़ौजी आए थे, लड़ाके आए थे, हमास के लड़ाके। ये फ़ौजी उसी गेट से अब वापस आ रहे हैं गज़ा से मिशन पूरा करके, क्योंकि सीज़ फायर हो गया है। बहुत सी जगह से फ़ौजी निकाले भी जा रहे हैं। हालांकि फ़ौज अभी अंदर रहेगी, लेकिन जंग नहीं चल रही, ऑपरेशन कोई नहीं चल रहा, तो कुछ फ़ौजियों को आराम दिया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी लौट कर आ रहे हैं। गेट वही है जिससे हमास के लड़ाके गज़ा में से इसराइल में घुसे थे, उसी से इसराइल में फ़ौजी घुस रहे हैं। और इनके हाथ में एक तौरेत का स्क्रॉल भी है। गाते बजाते ये अपनी फ़ौज का, अपने मुल्क का मनोबल बढ़ाते लौट रहे हैं। खैर, प्रेस न्यूज़ ने एक वीडियो शेयर किया है दोपहर 4 बजे, शाम 4 बजे, कि इसराइल ने ज़बरदस्त तरीके से लेबनान पर बॉम्बिंग की। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 गुबार, इससे पता चलता है ये कारपेट बॉम्बिंग है। दम 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 पूरी तरीके से, नहीं कालीन बिछा दिया जाता है, बॉम्ब को उड़ा दिया सब पूरा जो है, इतनी ज़ोर ज़ोर से ऊपर से इन्होंने बॉम्ब गिराए हैं। और ये इलाके जो हैं वो ख़ास तौर से एक इलाके की तस्वीर है। हालांकि तारिया, शेमेश्तार और हरमेल इलाके जो हैं वहाँ पर कई धमाके हुए हैं। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। और एक जो है हाई स्कूल जो है शेमेश्तार का, वो भी इन बॉम्बिंग के जद में आया है। बताया जाता है ये साउथ लेबनान के इलाके हैं, और इससे जो है लेबनान का बीका रीजन है असल में ये, और यहाँ पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अभी IDF की तरफ से जब मैं देख रहा था तो इस पर बयान नहीं आया। वही बयान होगा कि हिजबुल्लाह यहाँ पर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, अपनी फैसिलिटीज़ को फिर से बना रहा था, मिसाइल का स्टॉक पाइल कर रहा था, लिहाजा हमने उसे जाकर बम कर दिया। हालांकि लेबनान की तरफ से कहा जाने लगा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अब साउथ लेबनान में अगर हो रहा है, इसराइल के हमलों से जो गिर गए थे स्ट्रक्चर्स, उन्हें दोबारा बनाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर फिर से इसराइल बॉम्बिंग करके ये मैसेज दे रहा है कि अब इन इलाकों में कोई आबादी नहीं बच सकती, यहाँ सब कुछ सुनसान रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस इलाके से डर लगता है कि हम पर हमला हो सकता है, लिहाजा अपनी सिक्योरिटी के मद्देनज़र हम यहाँ किसी को बसने नहीं देंगे। तो ये सब कुछ ऐसे करके आजकल चल रहा है। एक वीडियो अगर आज आपके सामने आए, ये मुस्लिम राइट्स मैटर, मुस्लिम के अधिकारों की बात करने वाले ये एक्स हैंडल है। मैं आपको बता रहा हूँ कितने यूट्यूब चैनल और कितने आपको फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट बेवकूफ़ बनाते हैं। भोले भाले मुसलमान बहुत जो है एकदम से जयकारे लगाने लगते हैं, कभी तुर्की के, कभी ईरान के, कभी गज़ा वालों के, कभी लेबनान के, कभी किसके, सऊदी के, कभी किसके। लेकिन खबर
کیا ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اس نے یہ ویڈیو شیئر کیا کہ اس میں سفید کرتے پجامے میں بچے جا رہے ہیں گلاب کا پھول لے کر، اور لکھا ہے ترکی میں 380 حافظ قرآن سرکار کی طرف سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس جو اسلامک سائنٹیفک ہیریٹیج ہے اور کچھ ترکی کے میں نے چینلز بھی وہ بھی پڑھے، ایکس ہینڈل جو بڑے بڑے ملینز میں، انہوں نے بھی بتایا کہ استانبول کا فاتحی ضلع ہے یہ، جہاں قرآن کا حفظ کرنے کے بعد، حافظ قرآن بننے کے بعد 350 طالب یا 350 نئے تازے حافظ، ان سب کو سمانت کیا گیا، ان سب کو انعام و اکرام سے نوازا گیا، ان کی عزت میں کچھ پروگرام کیا گیا، اور اسی پروگرام کی یہ جھلک ہے کہ یہ سڑکوں پر چل رہے ہیں، کوئی عمرہ نہیں جا رہے۔ بھئی عمرہ کوئی جا رہا ہوتا کسی کے ہاتھ میں تو بیگ ہوتا، کچھ تو ہوتا، گلیوں سے نکل رہے ہیں نا خود۔ یہ تو بڑا آپ لوگوں کی پسند کی خبر دکھانے کے بعد، آپ کو جو پسند ہے آپ کی نبض پکڑنے کے بعد بہت لوگوں نے سبسکرائبر ویوز کمائے ہیں۔ یہ تو میں نے ایکس پہ ہی پکڑا ہے، ایسے ہی سب جگہ ہے۔ تو خبر کو سمجھا کیجئے، تھوڑا تصدیق کیا کیجئے۔ میرے پاس اچھی خبر نہیں ملے گی، وہ جس سے آپ خوش ہو سکے کبھی، کیونکہ یہ خبریں بہت کم خوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ القدس بریگیڈ کے ابو حمزہ ہیں، انہوں نے اپنے لیڈرز پر بیان دیا ہے، جو لوگ مارے گئے۔ القدس بریگیڈ فلسطینی اسلامک جہاد موومنٹ جو حماس سے بھی پرانا ہے، انہوں نے ادھر ابو عبیدہ تھے اسپوکس پرسن، ان کی کوئی خبر نہیں، آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں۔ ابو حمزہ کے مرنے کی خبر آئی تھی مارچ میں، تو اب ابو حمزہ کا بیان آ گیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ابو حمزہ زندہ ہیں وہی والے، تو غلط ہے۔ یہ اصل میں ابو حمزہ ہی ہیں، لیکن ابو حمزہ مارے بھی جا چکے ہیں۔ جو مارے گئے تھے ان کی جگہ جو نیا اسپوکس پرسن بنا ہے القدس بریگیڈ کا، اس نے بھی اپنا یہی ملٹری نام لیا ہے، یہ ان کا ملٹری نیم ہے، اور انہوں نے بھی اپنا نام ابو حمزہ ہی رکھا ہے۔ تو گروپ کی طرف سے کہا گیا ابو حمزہ دا اسپوکس، اور یہ المعدین کی خبر ہے، لبنان کے حزب اللہ کے اثر میں چلنے والا میڈیا ہاؤس، تو کوئی اسے ویسٹرن میڈیا بھی نہ بتائے، ٹھیک ہے۔ ابو حمزہ دا اسپوکس پرسن فار دا القدس بریگیڈ ڈیلیورڈ اے ایولوجی فار اے نمبر آف دا بریگیڈز کمانڈر اینڈ فائٹرز۔ میں آپ کو اس پہ لے آتا ہوں۔ آن مارچ 18، میں آپ کو ہندی میں بتا دیتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ 18 مارچ کو جس دن اسرائیل نے سیز فائر سے انکار کرتے ہوئے پھر سے حملے شروع کیے، تو فلسطینی اسلامک جہاد آندولن کے جو ونگ کمانڈر تھے اور اسپوکس پرسن بھی تھے، ناجی ابو سیف، جو عام طور پر اپنے اپنام ابو حمزہ کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ مارے گئے اپنی فیملی اور اپنے بھائی کی فیملی کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے بھی جو ہے بدھ کو جاری ہوئے ویڈیو بیان میں القدس بریگیڈ کے نئے ملٹری اسپوکس پرسن ابو حمزہ نے کہا کہ فلسطینی لوگ ایک مہتوپورن اور کٹھن موڑ کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان کی وراثت جاری رکھتے ہوئے نئے اسپوکس پرسن نے بھی پہلے مارے گئے اسپوکس پرسن ابو حمزہ کے نام کے سمان ہی اپنا وار نیم اپنایا، اپنا نام بھی ابو حمزہ رکھا۔ مارکو روبیو اسرائیل جا رہے ہیں، مارکو روبیو۔ کون کون جائے گا؟ جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف، جے ڈی وینس اور مارکو روبیو۔ اور جب وہ جا رہے ہیں تو اسرائیلی پارلیمنٹ میں مانگ اٹھی ویسٹ بینک کو قبضانے کی، جو ہم نے آپ کو صبح تفصیل سے 3 خبریں شروعات میں دکھائیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو امن و امان اب قائم ہو رہی ہے اور مڈل ایسٹ میں جو امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، اسے بوم سے اڑا دے گی۔ یہ جو آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویسٹ بینک کو قبضانے کی، یہ سب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسرائیل کے اوپر تھوڑا سا اسٹیٹ سیکریٹری، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ودیش منتری امریکہ کے تھوڑا بھڑکے ہیں۔ بار بار امریکہ کے منسٹرز کا، سیکریٹریز کا، ہمارے یہاں منسٹر ان کے یہاں سیکریٹری کہلاتا ہے، ان کا جماوڑا لگنا یہ بتاتا ہے کہ کچھ بہت سیریس ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی امیج کے لیے سیز فائر کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ نے ہی یہ سیز فائر کروایا ہے، کسی کے بس کی اور دم کی بات نہیں تھی۔ کوئی کہہ دے کہ یہ ان کے، مجھے نہیں پتا کہ مارے گئے ہوسٹیجز کی باڈی لینے کے بعد کیا ہوگا۔ فی الحال ابھی جو جنگ رکی ہے اور لوگ جو سکون کی سانس لے رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں غزہ میں، اس کی بڑی وجہ
ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ مارے گئے ان کے اوپر بم بھی امریکہ کے دیے ہوئے برسے ہیں۔ جو بات جیسی ہو ویسی کہنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔